particle of mass 1 kg is placed on a rough plane inclined at an angle of 30 degrees to the horizontal. सही है, the coefficient of friction is 2/5. सही है, तो मैंने एक inclined plane बना दी, मैंने उस पर एक particle बना दिया 1 kg का, और मैंने कहा कि the coefficient of friction is 2/5. Find the least force parallel to the plane that is required to hold the particle at rest. तो अभी naturally क्या हो रहा होगा कि ये particle जो है वो नीचे जा रहा होगा, because this gravity has a horizontal component that's taking it down. तो मैं कहूँगा कि 10 cos 30 है और 10 sin 30 है. कौन एंटर हुआ यार अब? अच्छा, मेरे सामने चैट नहीं होती. प्लीज ओपन योर माइक्स एंड से व्हाटएवर यू वांट टू से. क्या कह रहे हो? I don't remember, Ali Jan. We'll see today. Okay. So 10 sin 30 and 10 cos 30. That's the resolution for this. यहाँ पे ऊपर R बना लूंगा. अभी क्योंकि पार्टिकल नेचुरली नीचे जा रहा है तो इसकी फ्रिक्शनल फोर्स जो होगी वो ऊपर जा रही होगी. वो कह रहा है कि find the least force parallel to the plane that is required to hold the particle at rest. यानी अभी भी इतने फ्रिक्शन होने के बावजूद जो है वो नीचे जा रहा है, तो इसको रोकना पड़ेगा. इसको रोकूंगा कैसे? by putting another force, let's call that x. यहाँ पे if I put another force यहाँ पे, that's going to stop the particle from going down. Okay, so now it is in limiting equilibrium. मैं आपसे कहूंगा कि r जो हो जाएगा वो पहले तो 10 cos 30 के बराबर हो जाएगा, so r बन जाता है 5√3. Similarly, left equals to right जब मैं करूंगा तो लेफ्ट पे जो है वो 10 sin 30 है और राइट पे जो है वो x plus ff है. अब ff की अपनी वैल्यू अगर मैं आपको निकाल के दिखाऊं, सिर्फ x ff की अपनी वैल्यू निकालें 5√3, तो ये क्या बनती है? 2√3. What is 2√3 on a calculator? Can somebody tell me? 8.66. There's something wrong again. एक मिनट यार, I don't know. 2√3 is 3.46. सही. Okay, sorry, I made calculation mistake and got me a little. Okay, मैं फिर से क्या कर रहा हूँ? सही है. ये सिचुएशन है आपके पास. अब आपको नजर आ रहा है कि ये वाली फोर्स 5 निकली और फ्रिक्शन जो है वो 3.46 है, यानी फ्रिक्शन इतना नहीं है कि पार्टिकल को होल्ड कर सके. तो होल्ड करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? एक और फोर्स चाहिए होगी. उस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3.464 माइनस करके 3.464 माइनस करके 1.536 आ रही है. यानी अगर आपने सिर्फ इस पार्टिकल को होल्ड करना है तो you have to put a force of 1.536, which is technically 1.54. सही है? Does that make sense to everybody? Clear? Any questions? अब पार्ट बी देखें. पार्ट बी कहता है to make the particle slide up the plane. अब क्या होगा? Who can tell me अब क्या होगा?
x has to be greater, लेकिन how much? How do you figure out that? How do you make it slide up the plane? अभी तो आपने इसको रोक लिया नीचे जाने से. क्या मैं 1.54 से 2 करूंगा तो ऊपर चला जाएगा? Do you think ऊपर चला जाएगा? Anyone? Ali? सर अगर ऊपर स्लाइड करना है तो पीछे फ्रिक्शन आ जाएगी और ये आपको हाँ, अगर ऊपर स्लाइड करना है तो फ्रिक्शन जो होगी वो उल्टी हो जाएगी. सही है. This will be x and friction will then be facing this way. Okay. Friction will then be facing this way. तो ये क्या हो जाएगा? हम कहेंगे कि r जो हो गया वो 10 cos 30 हो गया और which means it's still 5 root 3. And when I do left equals to right, this is sort of become very unorganized. Left equals to right करूंगा मैं तो ये हो जाएगा ff plus 10 sin 30 equals to x. ff क्या होगा? mu into r. सही है. तो ये बन जाएगा 3.464 plus 5 so 8.464. यानी 1.54 से होल्ड हो रहा था, अब 8.464 लगाएंगे तो ऊपर चला जाएगा. उस्मान r 10 sin 30 कैसे हो सकता है? अच्छा ff जो है तुम कह रहे हो. नहीं, ff 10 sin 30 नहीं होता. ff जो होता है वो mu into r होता है. Okay, do these two different situations make sense to everybody? ये कल हमसे गलती हुई थी. No one pointed that out either, and I sort of made a mistake on the calculations in the previous question. We are going to go back and correct that. कि अगर होल्ड अप द प्लेन करना है तो हम नेचुरल उसकी पोजीशन देखेंगे और जितना होल्ड करना है उतनी फोर्स लगा देंगे बैलेंस करने के लिए. अगर पुल अप करना है तो फिर फ्रिक्शन को नीचे फोर्स नीचे चली जाएगी और एक्स जो हो जाएगा वो ऊपर चला जाएगा. क्लियर? सर ये वापस समझा देंगे फ्रिक्शन की क्या गलती थी, क्या आपने किया अभी? उमर पहले पार्ट में देखो, a particle of mass on a rough inclined plane at angle of 30 degrees, the coefficient of friction is 2 over 5. Find the least force parallel to the plane that is required to hold the particle at rest. तो मैंने कहा कि ये नेचुरली नीचे जा रहा होगा और फ्रिक्शन जो होगी वो उसको रोक रही होगी. सही है. तो पहले तो मैंने r निकाल लिया है. r तो ऊपर नीचे की मूवमेंट होती है, ये आ गया. फिर मैंने कहा चलो फ्रिक्शन भी निकाल लेते हैं. ये देखो यहाँ पे मैंने फ्रिक्शन की कैलकुलेशन की है, म्यू इंटू आर. तो यह है 3.464. अब मुझे नजर आ रहा है कि फ्रिक्शन जो है वो 3.464 है और नीचे जाने वाली फोर्स 5 है. 10 sin 35 होता है. तो यानी ये पार्टिकल नीचे जा रहा होगा ना, बैलेंस में तो नहीं है. तो इसको बैलेंस करने के लिए एक और कितनी फोर्स चाहिए होगी? 1.54 चाहिए होगी, जो मैंने यहाँ से कैलकुलेट की है. मैंने कहा लेफ्ट इक्वल्स टू राइट करने के लिए. दूसरे पार्ट में ये था कि आपने सिर्फ उसको रोकना नहीं है, आपने उसको ऊपर लेके जाना है. ओके, आपने उसको ऊपर लेके जाना है. तो आपने कहा कि अगर ऊपर लेके जाना है तो फ्रिक्शन नीचे चली जाएगी. फ्रिक्शन ने अपनी जगह बदल ली. ठीक है सर, ठीक है. सही है. सही. डज दैट मेक सेंस टू यू एज वेल? कि फ्रिक्शन ने अपनी जगह बदल ली तो अब लेफ्ट इक्वल्स टू राइट में चेंज आ गया. Okay, now let's look at this question that we did wrong yesterday. Think a van is carrying fruit from a local market. It breaks down on a steep hill inclined at 30 degrees. सही है. उसने कहा given the van and the fruit have a mass of 1500. तो मैंने कहा इसका ग्रेविटी को रिजॉल्व कर लेता हूं मैं.
15,000 cos 30, 15,000 sin 30। सही है, ये R हो जाएगा। अच्छा, फिर हमने कहा given that the van and the fruit have a mass of 50 and the coefficient of friction between the van and the wheel surface is 0.56, find the force x parallel to the surface that must be applied to the van to prevent the motion down the hill। तो अभी ये नेचुरली जो है अगर मैं निकालूं इसकी फ्रिक्शनल फोर्स, मैं फ्रिक्शनल फोर्स वैसे ही निकालने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा आर तो सिंपल है, आर आ जाएगा, आर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 15,000 cos 30। सही है, 15,000 cos 30 कितना होता है? 7500 √3 और मेगा फ्रिक्शनल फोर्स 0.56 इंटू 7500 √3 कितनी हो गई है? कोई बता देगा कैलकुलेशन? सेवन टू 7.5। सही है। अच्छा, ये डाउनवर्ड फोर्स अगर इसकी कैलकुलेशन की जाए तो ये कितनी बनती है? 7500। तो आपको नजर आ रहा है कि ये ज्यादा फोर्स है, फ्रिक्शन इसमें कम है, तो ये वैन नीचे जाने लगेगी। सही है, ये वैन जो है वो नीचे जाने लगेगी, क्यों? क्योंकि इसमें फ्रिक्शन कम है। तो एक और फोर्स मुझे लेके आनी पड़ेगी यहाँ पे, जिसका नाम एक्स होगा, जो इस वैन को नीचे जाने से रोकेगी। मैं कहूंगा कि 15,000 sin 30 is equals to frictional force plus x। फ्रिक्शनल आई 7274.6 और ये आई 7500। तो x कितना बना? तो ये कल जो हमने वर्किंग कर दी थी वो ये थी कि स्लाइड अप द प्लेन की, अगर ऊपर ले जाने गाड़ी को तो कितनी फोर्स चाहिए होगी? 225.4, so 2 to 5 newtons। ये कहता है small blocks A and B are held at rest on a smooth plane inclined at 30 degrees to the horizontal. Each is held at in equilibrium by a force of magnitude 18 newtons. The force on A acts towards upwards to parallel to a plane of greatest slope. Sorry, past paper question है. Okay, small blocks A and B are held at rest on a smooth plane inclined at 30 degrees to the horizontal. Each is held in equilibrium by a force of magnitude 18 newtons. The force on A acts upwards parallel to a line of greatest slope, and the force on B acts horizontally on the plane containing a line of greatest slope. Find the weights of A and the weight of B। सही है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी है, and we'll talk about that। सही है, मैं इसको W A कह देता हूँ। इसकी ग्रेविटी कितनी बनेगी? 10 WA। इसको रिजॉल्व करेंगे। 10 W cos 30, 10 W sin 30। ओके, और ये यूं करके 18 की फोर्स है। अब मुझे ये बताएं कि क्या मुझे पार्टिकल बी को साथ ही बना लेना चाहिए? मैं पार्टिकल बी को चलो इनफैक्ट साथ ही बना लेता हूं। अच्छा, वेट निकालना है, मास नहीं निकालना है। ऐसे चलो मैं इसको एम कह दे दूंगा, दूसरे वाले को मैं एम कह दूंगा। इसको मैंने एम कह दिया, बल्कि ए कह देते ना इसको सिर्फ। Let's just call it A and B rather than making it complicated। एक मिनट। हाँ, एक मिनट में आ रहा हूँ। आई एम जस्ट लुकिंग
some things यहाँ पे सही है। अच्छा, अब इसको जो है वो एक फोर्स एक्ट क्यों करके कर रही है? There's a force acting like that on it. Okay, and let's call that force 18 newtons. Okay, the question is कि अगर मैं लेट्स से ए की वर्किंग स्टार्ट करता हूं, क्या मैं दोनों आर को एक साथ लिखूंगा या मैं सिर्फ एक को लिखूंगा? क्या मैं दोनों आर को साथ लिखूंगा या एक साथ या अलग अलग लिखूंगा? ओके सॉरी, यहाँ पे गलत लिख दिया। That's the question that I want to ask you कि भाई दोनों को एक साथ लिखना चाहिए या अलग अलग लिखना चाहिए? दोनों पे एक साथ काम होगा या अलग अलग काम होगा? Very important to discuss this because it's going to bother you later on. तो ये अलग अलग काम होता है। ये देखें, मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ कि ये जब आप इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, तो ये किसी पॉइंट के लिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। राइट नाउ आई एम एट दिस ब्लू पॉइंट, I am looking at all the forces that are acting on this point. I am not concerned with what forces are acting on B. Even if they were connected by a rod or something like that, I would ignore the forces on B. I would just talk about the forces on A. तो A की जो forces हैं उनको देखा जाए तो ये बनती हैं और ये बनता है R equals to 10A sin 30. तो A जो बन जाएगा वो ये बन जाएगा 18 divided by 5. ये क्या है? This is the mass of A. सही है, mass is 3.6 kgs और weight जो है वो 36 newtons है. Does everybody understand that? Any questions? अब मैं B के लिए काम करता हूँ. I'm just pasting it again and I'm removing B from the other A from this one. सही है, मैं इसमें से A को हटा रहा हूँ ताकि मैं क्लियर आपको B की वर्किंग दिखा सकूं. सही है. Ideally I would have worked on this diagram only, बल्कि इनफैक्ट मैं काम करता हूँ वैसी डायग्राम पे आपको काम करके दिखाता हूँ. नहीं, मैंने R equals to 18 नहीं कहा हुआ. These are two different equations. This is a different equation and this is a different equation. वो up equals to down है और ये left equals to right है. अलीजान ओके? R की वैल्यू निकालनी होती तो भी निकाल सकते थे हम. अच्छा, अब मुझे बताओ कि यहाँ पे जब मैं काम कर रहा हूँ, let's change the color a little bit. Let's not. चलो बल्कि in fact I can use a blue. अच्छा, यहाँ पे तो मैंने फोर्स बना दी 10B और मैंने कहा कि 10B cos 30, 10B sin 30. ऊपर R आ गया. ओके, इस वाली फोर्स को कैसे रिजॉल्व करूं? और इज दैट फाइन? हाउ विल आई रिजॉल्व दिस फोर्स? सर जरूरत नहीं है ना, ये तो हॉरिजॉन्टल है. अच्छा, उमर हमें कह रहा है हॉरिजॉन्टल है तो जरूरत नहीं है. नहीं उमर, देखो अगर ये फोर्सेस प्लेन की डायरेक्शन में प्लेन के पैरेलल और प्लेन के परपेंडिकुलर हैं तो इस फोर्स को भी प्लेन के परपेंडिकुलर और पैरेलल ही होना चाहिए. तो इसको तुम इस तरह से रिजॉल्व करोगे.
सही है, इसको तुम इस तरह से रिजॉल्व करोगे, मैं डिफरेंट कलर से कर देता हूँ, you will resolve it like that. Okay, the question is what will this angle be? Ali Jamil कह रहा है मैं 30 डिग्री से alternate angle है, it's an angle, we have to resolve it. Yes Alizan. Usman is saying r cos 60, r कहाँ से आ गया इससे? r नहीं होगा, r तो vertical है ना. देखो फिर ये एंगल जो होगा वो 30 होगा. अली जमील इज राइट, ये देखो z बन रहा है, ये वाला एंगल निकालोगे तो 60 हो जाएगा. ओके, तो मैं इस फोर्स को कह सकता हूँ कि दिस इज 18 cos 30 and this is 18 sin 30. Does everybody understand the working on B? Any questions on the working on B? तो मैं अब कहता हूँ अप इक्वल्स टू डाउन कह देते हैं पहले, और फिर लेफ्ट इक्वल्स टू राइट भी कर लेंगे. अप इक्वल्स टू डाउन, अप में कौन कौन सी है? आर है, आर है बस, और कोई तो नहीं है. डाउन में कौन कौन सी है? डाउन में दो है, 18 sin 30 है और 10 भी cos 30 है. Usman, I made the triangle with reference to the plane. प्लेन के हिसाब से रिजॉल्व किया है, प्लेन के पैरेलल आना है, प्लेन के परपेंडिकुलर आना है, बिकॉज द रेस्ट ऑफ योर फोर्सेस आर आल्सो परपेंडिकुलर और पैरेलल टू द प्लेन. ओके, लेफ्ट इक्वल्स टू राइट, तो लेफ्ट और राइट फोर्सेस देखो. अब लेफ्ट जो लेके जा रही है वो 10b sin 30 लेके जा रही है, और राइट कौन सी लेके जा रही है? 18 cos 30 लेके जा रही है. सही है, ये वाली और ये वाली, और कोई तो नहीं है लेफ्ट और राइट, तो यहाँ से b की वैल्यू निकल आएगी. Nine root three divided by 5, 3.12 kgs, 3.12 kg. Okay, any questions? So there is one more thing that I need to do, but it's not on this sheet. I will have to find it. Ta-da. अली जमील कह रहा है सर आप सही पढ़ा लेते हैं, बस सही सही है, कोई टेंशन की बात नहीं है, सही पढ़ा लेते हैं बस. अच्छा, आप कहाँ पढ़ाएंगे? ये वाला सवाल देखो, ये कहता है पार्टिकल ऑफ वेट 1.4 न्यूटन इज अटैच्ड टू दिस. अच्छा, सुफियान हमें कह रहे हैं पहले एंगल्स कैलकुलेट कर लेंगे. सही है सुफियान, उसमें मैं एक छोटी सी बात तुम्हें बताता हूँ जिससे तुम्हारी कैलकुलेशंस थोड़ी सी ज्यादा प्रिसाइज होंगी. सही है, विल लुक एट दो, अभी वो बात करते हैं हम. उसने कहा द लाइट इज हेल्ड एट द इक्विलिब्रियम, मैं पूरा पढ़ लूं, सॉरी. The other end of S1 is attached to a wall at the point this, vertically above this. The other end of S2 is attached to the wall at the point 0.5 meters vertically below O. The particle is held in equilibrium at the same horizontal level as O by a horizontal force of magnitude 2.24 newtons, acting away from the wall and perpendicular to it. See diagram. Find the tensions in the string. दो अलग अलग tensions act कर रही होंगी, एक यूं करके T1 act कर रही होगी और एक यूं करके T2 act कर रही होगी. सुफियान हमें कह रहा है कि पहले हम जो है वो एंगल्स निकाल लेते हैं. सुफियान, एक एंगल को मैं अल्फा कह देता हूँ, एक को मैं थीटा कह देता हूँ. सही है. अच्छा देखो, ज्यादा फायदा तुम्हें तब होगा जब इंस्टेड ऑफ यूजिंग, अब तुम
ये करोगे ना कि लेट्स से तुमने कहा साइन अल्फा निकाल लें सर, आपने कहा साइन अल्फा निकाल लें, तो मैं आई विल एग्री विथ यू कि साइन अल्फा निकाल लेते हैं 0.9 over 1.5. If you do this, what you're going to get is an angle that is going to be approximate in value. सही है, अभी इक्वेशंस बनाते हैं उस्मान, एक मिनट. Which is going to be approximate in value. What I would encourage you to do here is कि you could tell me just कि भाई sin alpha जो है वो 3/5 है और cos alpha जो है वो इसी तरह 4/5 है, तो प्रिसाइज वैल्यूज यूज हो जाएंगी rather than angles. इसी तरह साइन थीटा जो है वो 0.5/13 है, 0.3 है, 5/13 है, और cos थीटा जो है वो 12/13 है. क्या ये बात सबको समझ आती है? तो मैं एग्जैक्ट वैल्यूज यूज कर रहा हूं. अब मैं इसकी डायग्राम पहले पूरी कंप्लीट कर लूं, इसका वेट भी है ना कुछ, तो यहाँ पे एक फोर्स नहीं लगी हुई. मुझे बताओ कि अगर ये फोर्स ना होती तो मैं क्या करता? अगर ये फोर्स ना होती तो मैं क्या करता? Anyone? What if this force was absent? What could I have used to make this question simpler? उस्मान बता रहे हैं हमें लैमीज थ्योरम हम यूज कर सकते हैं. सही है, तो हम जो है वो अब लैमीज थ्योरम यूज नहीं कर सकते क्योंकि 4 फोर्सेस हो गई. अब मैं इन फोर्सेस को रिजॉल्व 2.24 के इसको रेजोल्यूट करके 2.24 के इक्वल करके, हाँ रिजॉल्व करके अभी करूंगा ना, दोनों को रिजॉल्व करना पड़ेगा अलग अलग. सॉरी. सही है, रिजॉल्व करूंगा तो एक ये बनेगी T1 साइन अल्फा और T1 कॉस अल्फा, और दूसरे वाले को करूंगा तो T2 कॉस थीटा और T2 साइन थीटा. तो दो इक्वेशंस बन जाएंगी. पहले हम अप इक्वल्स टू डाउन कर लेते हैं. यहाँ पे अप इक्वल्स टू डाउन, तो अप कौन कौन सी जा रही है? T साइन अल्फा जा रही है. डाउन कौन कौन सी जा रही है? T2 साइन थीटा जा रही है और 1.4 जा रही है. सही है, साइन अल्फा की वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई है 3/5, उसको मैं 0.6 लिख देता हूं, और बल्कि 4/5 ही लिख दो उसको, दूसरा वाला नहीं होगा कन्वर्ट. T2 जो है वो साइन थीटा है तो वो 5/13 है प्लस 1.4. साइमल्टेनियस इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है ना? ओके, लेफ्ट इक्वल्स टू राइट. खुदा के वास्ते आप लोग जो है वो सारे क्वेश्चंस कीजिएगा. ये कह के कोई ना छोड़े कि सर एक जैसे लग रहे थे, एक जैसे नहीं होते सारे क्वेश्चन, कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है. सही है, ओके. दोनों जगह एलसीएम लें, सॉल्व करें. You should get simultaneous equations. You can put them on a calculator after that and do the question. Can someone verify if we are getting the right answers? मैं इसको कैलकुलेटर वाली सिचुएशन में ले आता हूं ताकि आप लोग कैलकुलेटर पे ही सॉल्व कर सकें. ये 4/5 T1, 12/13 T2 equals to 2.24, और ये 3/5 T1, ये T1 था ना, minus 5/13 T2 equals to 1.4. Can someone do this on a calculator and verify if I get the correct answers? सर साइमल्टेनियस के दो इक्वेशन को सॉल्व करना. क्या कह रहे हो? सॉरी,
साइमल्टेनियस किस दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है? दो कौन सी बनी हुई है, ये वाली, ये वाली बेटा, अप इक्वल्स टू डाउन की और लेफ्ट इक्वल्स टू राइट की। उमर तुम जरा लेक्चर दोबारा देखने की दफा, तुम्हें सही से समझ नहीं आया। नहीं वो मैं देख रहा था कि आप और डाउन और उसको दोनों को साइमल्टेनियस क्यों सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है सर, हो गया, सही है। सो मेरे पास T1 आ रहा है 2.5 और T2 आ रहा है 0.26. That's from a calculator and I can see my answers are correct. सही है।